हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे रॉयज इंग्लिश कॉर्नर में। इसके पहले आर्टिकल राइटिंग पार्ट 1 में आर्टिकल क्या है, आर्टिकल का इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, फॉर्मेट कैसा है, टॉपिक सिलेक्शंस हम कैसे करते हैं, डूज एंड डोंट्स, ये तमाम बातों पर चर्चा हमने किया था। और आज पार्ट 2 में आर्टिकल राइटिंग का एक सैम्पल क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि जो कुछ भी हमने सीखा है अकॉर्डिंगली किस तरह से वो आर्टिकल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, क्वेश्चंस, क्यूज़, उस क्यूज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट बातें हमने आर्टिकल राइटिंग के लिए कहा था वो उस अकॉर्डिंगली हम लिखे हैं कि नहीं, इसको समझना है। तो ये पार्ट थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ हम सीखे उसका प्रैक्टिकली एक बार नॉलेज हमारे सामने होना चाहिए। सो फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है और हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चंस यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस, और इस सैम्पल क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ समझते हैं। Ragging has raised its ugly head again. A recent incident at a prestigious school has shown that this evil has not come to an end. Write an article in 120 to 150 words on ragging and evil. You are Navtej and Navita. तो रैगिंग के बारे में है। रैगिंग फिर से अपना जो सर है उसको उठा रहा है। जो रिसेंट के इंसिडेंट्स है अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस स्कूल्स में, उसको दिखा दिया कि ये अभी पूरी तरह से समाज से समाप्त नहीं हुआ है। इसी विषय को लेकर आर्टिकल हमें 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि यही है उसका एक्चुअल लेंथ। लॉन्ग क्वेश्चन है और 120 से 150 वर्ड्स के अंदर हमको लिखना है। टॉपिक है रैगिंग एंड एविल, और आप किस नाम से लिखोगे तो नवतेज या नविता के नाम से लिखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, क्यूज दिया हुआ है, आप नीचे देखो। अ प्रैक्टिस फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, ओरिजिनल एम रेस्पेक्ट फॉर हायरार्की, एनफोर्सिंग ट्रेडिशंस, डिसिप्लिन, परफेक्ट, अ टीचर सब्सटीट्यूट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, vulgar aspect, fatalities, and solutions. These are the points given here, and you must use all these points into your article. Okay? कैसे हम इस पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं इसको भी देखना है, और किस प्रकार से आर्टिकल को हम लिखेंगे ये हमको देखना है। अब सैम्पल आंसर में आ गए। सबसे पहले जैसा कि बताए थे कि इसका टाइटल देना है रैगिंग एंड एविल, ये इसका टाइटल हुआ। इसको हाईलाइट करके बड़ा बड़ा करके लिखना है, जस्ट मिडिल, टॉप ऑफ द मिडिल। ठीक है, और उसके नीचे में बाय लाइन में लिखने वाले जो है उनका नाम लिखना है, बाय नवतेज या नविता। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक लाइन छोड़कर। तो रैगिंग इज ए सोशल एविल which has spread to the educational institutions. It has to be eradicated with a heavy hand, so that lives of innocent students who fell victims to these evils can be saved. Ragging एक सामाजिक बुराई है जो फिर से अपने जो कुरूप सर है उसको उठाया है, खासकर शैक्षणिक संस्थाओं में। It has to be eradicated with a heavy hand. कड़े हाथों से, सख्त कदमों के द्वारा इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना है। सो दैट, ताकि लाइव्स ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स हु फेल विक्टिम्स टू दीज एविल्स कैन बी सेव्ड इनिशियली, ताकि जो सीधे साधे निर्दोष बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इसके अक्सर शिकार होते हैं, उनको बचाया जा सके। Initially, ragging started in British era with the exercise that it has to teach the social hierarchy in early career and also learn other important values in life. Actually, रैगिंग को जो स्टार्ट किया गया ये ब्रिटिश इरा में स्टार्ट हुआ,
ब्रिटिश ज़माने में, ब्रिटिश के शासनकाल में। लेकिन इसका पीछे मकसद क्या था? मकसद था दो ही। एक तो था कि सोशल हायरार्की इन अर्ली कैरियर, कैरियर के प्रारंभ में ही समाज में जो सोशल हायरार्की, हायरार्की का मतलब है एक ऑर्डर, सीनियर जूनियर का जो ऑर्डर होता है, वो सामाजिक समाज में जो एक जो सीनियर और जूनियर का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को मेंटेन करना, उसका रेस्पेक्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था कि हम सीनियर हैं तो उनको इज्जत करना चाहिए, उनको प्रतिष्ठा देनी चाहिए। और दूसरा, ऑल्सो लर्न अदर इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ इन लाइफ, और साथ ही साथ जीवन के जो और मूल्य है, वैल्यूज़ है, उसको भी सीखने का प्रावधान किया गया था। तो मकसद बुरा नहीं था। बट रैगिंग हैज़ लेट डाउन ह्यूमैनिटी ऑन द इनन्यूमरेबल ओकेजन्स। लेकिन रैगिंग जो है वो क्या किया, धीरे धीरे अपना सर को इतना उठा लिया कि मानवता को जो है, कई मौक़ों पर मानवता शर्मसार हो गई। It is also a piety that the practice has been going on for decades, and the victims of last year become the preparators of this year. ये बड़ी विडंबना है कि प्रैक्टिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स, दशकों से इस सामाजिक बुराई का प्रैक्टिस चल रहा है समाज में। और इस बार जो लास्ट ईयर में जो सफ़रर थे, जो विक्टिम्स थे, यानी जिस पर रैगिंग हुआ था, वो इस बार क्या हो गए, सीनियर हो गए। और इस बार वो प्रिपरेटर ऑफ दिस ईयर, इस बार वो रैगिंग करने वाले में आ गए। तो ये जो कुछ बात है, ये बड़ा ही विडंबना है। इन द नेम ऑफ द ट्रेडिशन दिस कोर्स इज ऑन एंड द अथॉरिटीज़ कीप मम। ट्रेडिशन के नाम पे, परंपरा के नाम पे इसको चलाया जा रहा है, और इसमें जो इसकी जो रूप है वो बदल गया है। जो ओरिजिनली इसका रूप था सामाजिक सोशल हायरार्की मेंटेन करना और ह्यूमन वैल्यूज़ को सिखाना, वो ख़त्म हो गया है। और ये अब एक तरह से क्राइम के रूप ले लिया है। लेकिन हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, वो इसमें बिल्कुल खामोश हैं, मम। On the happenings in their institutions, under the pretext of fun, a poor student is often assaulted, sometimes even striped and initiated by the seniors. जो इंस्टीट्यूट्स में जो घटनाएं होती है अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फन, ये एक फ़न के नाम पर होता है, मजाक है, फ़न है, जस्ट फॉर। अ पुअर स्टूडेंट इज़ ऑफन असॉल्टेड, खासकर एक गरीब जो विद्यार्थी है उसको पीड़ित किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। समटाइम्स इवन स्ट्राइप्ड एंड इंटीमेटेड बाय हिज सीनियर्स, उसके जो सीनियर्स हैं, क्लासेस के सीनियर्स स्टूडेंट्स, वही रैगिंग करते हैं और उनको इतनी बुरी तरह से रैगिंग करते हैं कि उन पर फिजिकल और मेंटली एक प्रेशर आ जाता है। द चिलिंग इंसिडेंट्स कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। जो घटनाएं उनके साथ होती है वो इतनी भयानक होती है कि ये उसके पूरे जीवन में उसका पीछा करती है। उसको हमेशा ये याद आता है और याद करके वो शिहर जाता है। एंड ही अनलोइंगली डेवलप्स वेरियस साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स, और इसके कारण धीरे धीरे उसके अंदर तरह तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो मनोवैज्ञानिक जो डिसऑर्डर्स है, वो आ जाता है दिमाग में, हमेशा इसके बारे में सोचते सोचते। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द इविल ऑफ रैगिंग, a student develops a feeling of revenge for his unjustified harassment and devises pleasure in ragging his juniors. So the trend goes on and students continue to suffer. एक्चुअली होता क्या है इसमें कि इस बार जिसके साथ रैगिंग हुआ, अगले साल तो वो सीनियर में चले गए और वो अब रैगिंग करने वाले में आ गए। तो पिछले साल उनके साथ जिस प्रकार का रैगिंग करके उन्हें परेशान किया गया, उसके कारण उसके दिमाग में एक बदले की भावना, फीलिंग ऑफ रिवेंज आता है।
फॉर हीज अनजस्टिफाइड हरासमेंट, क्योंकि अनावश्यक उनके साथ जो परेशानियां पैदा किया गया, जो तंग किया गया, उसके लिए उसके मन में एक बदले की भावना आती है। लेकिन ये बदले की भावना वो पूरा कैसे करते हैं? सेटिस्फाई होने के लिए, अपने प्लेजर के लिए वो अपने जूनियर पर वो गुस्सा उतारते हैं और उनको रैगिंग करते हैं। शो द ट्रेंड गोज ऑन एंड स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू सफर। इस प्रकार से ये व्यवस्था कंटिन्यू है, चलती जा रही है, और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस बात पर खामोश है। दोज हु रिफ्यूज टू फॉलो देयर डिक्टेट्स are subjected to barbaric and brutal treatment and are forced to urinate on high voltage heaters, take part in naked parades, shave off their mustaches and beards, etc. दो तीन घटनाएं मैं बताता हूँ। जो बच्चे उनके सीनियर्स के जो रैगिंग होता है उस दौरान उनकी बात मानने से इनकार करते हैं, तो उनके साथ बार्बरिक अत्याचार, ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाता है उनके साथ, पाशविक अत्याचार। एंड किस प्रकार का पाशविक अत्याचार? देखो, दे आर फोर्स टू यूरिनेट ऑन हाई वोल्टेज हीटर्स। हाई वोल्टेज वाला हीटर्स पे, चालू हीटर पर उन्हें लघुशंका करने के लिए, यूरिनेट करने के लिए कहा जाता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर हाई वोल्टेज पर यूरिनेट किया जाए तो वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर, तो वो कंडक्ट होके उसके पूरे शरीर में वो बिजली आती है और वो किस प्रकार से उस परेशानी पैदा होती है। दूसरा, जैसे टेक पार्ट इन नेकेड पैरेड्स, या तो फिर उनको बिल्कुल नेकेड करके, पूरा मतलब नंगा करके और पैरेड करने के लिए कहा जाता है, या फिर शेव ऑफ देयर मॉस्टिचेज एंड बियर्ड्स एट्सेट्रा, या फिर दाढ़ी या मूछ को जो है वो पूरी तरह से क्लीन शेव कराने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार की कुछ घटनाएं ऐसे बच्चों के साथ होती है जो उनकी बात मानने से इनकार कर देते थे। सैम्पल आंसर इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट फिनिशिंग लाइन है ये। इसमें आर्टिकल में जैसा कि बताए थे कि इंट्रोडक्टरी लाइन, मेन बॉडी, और जो लास्ट का जो है वो हो गया कंक्लूडिंग लाइंस। मेन बॉडी में हम डेवलपमेंट के दौरान उसको छोटे छोटे 2 या 3 पैराग्राफ में बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्टरी पैरा एक ही होगा और फिनिशिंग यानी कंक्लूडिंग पैरा भी एक ही होगा। तो ये हमारा कंक्लूडिंग पैरा है। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिक्ट वार्निंग बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दीज रिकमेंडेशंस, सम इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड इन दिस रिगार्ड। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि इस प्रकार का रैगिंग जो है वो इंस्टीट्यूट से बैन किया जाता है और ऐसे करने वालों पर कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद ये व्यवस्था आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जारी है। सो रैगिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए क्रिमिनल ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में कहा गया है, कानूनन जुर्म के रूप में माना है। वी नीड स्ट्रिंजेंट लॉज एंड पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स। और इसलिए हमें क्या चाहिए? बहुत ही सख्त कानून चाहिए। स्ट्रिंजेंट लॉज मतलब बहुत ही कड़ी कानून, एंड पनिशमेंट बहुत ही कड़ी सज़ा फॉर द क्रिमिनल्स, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स क्रिमिनल्स के लिए जो रैगिंग के नाम पे बहुत ही बार्बरिक टॉर्चर करते हैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स पर। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स इंडल्जिंग इन रैगिंग। जो भी रैगिंग में शामिल है ऐसे स्टूडेंट्स पर बहुत ही कड़े कदम उठाना चाहिए, कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मोर एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ सीनियर्स एंड जूनियर्स विल ऑल्सो हेल्प ब्रीच दिस गैप। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि सीनियर्स और जूनियर्स सामने आए, मिल बैठकर आपस में बातचीत करें, जूनियर सीनियर को रिस्पेक्ट करे और सीनियर्स भी जूनियर्स को लव करे। इस प्रकार का एक यदि बातचीत आपस में होती है, एक कोलैबोरेशन यदि पैदा करते हैं, तो इस बुराई को रोका जा सकता है। सिर्फ कानून के द्वारा इस बुराई को नहीं रोका जा सकता है। इसमें एक जूनियर और सीनियर्स के बीच में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, तभी ये जो खाई है, ये खाई जो है वो पट सकती है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे इसको।
एक सैंपल हम आपको बताएं ताकि जो हमने पिछले पहले पार्ट 1 में सीखा वो कहाँ तक सही है उसको देखेंगे। और इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि जो क्यूज़ पॉइंट्स दिया हुआ था वो क्यूज़ हमने इस सैंपल आंसर में सब जगह यूज़ किया है या नहीं। इसी प्रकार एग्ज़ाम में अगर क्यूज़ देते हैं तो आपको यूज़ करना है। इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, आपसे एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके जो नोटिफिकेशन का बेल है ऑल वाला उसको आप ज़रूर दबाएं ताकि जो न्यू वीडियोस हमारे हैं वो आपका उसका सीधा निकलते ही आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए, आपको पहले मिल जाए। हमारे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में पुराने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां विज़िट कर सकते हैं और पुराने तमाम वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपको समझ में आए इसलिए बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक बटन लगाकर ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट अगर थोड़ा हमें मिलता है तो हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का मौका मिलता है। सो टिल देन, गुड बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और उसमें हम लोग ग्रामर का एक चैप्टर क्लॉज उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।